So this is your पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 5 सेल वॉल। ठीक है, सो हम यहाँ पर सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल क्या होती है? प्लांट सेल इन एडिशन टू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। ठीक है, सो जो सेल वॉल होती है ना, वो हमारी कहाँ पे मिलती है? हमारी प्लांट सेल में। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर हमारी सेल वॉल होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, हमने जो पढ़ा था अभी इससे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वाली कोटिंग जो होती है ना, ऊपर वाली जो लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी आपको मैंने बता दिया है। द प्लाज्मा सेल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलर। सो ये जो हमारी वॉल होती है, सेल वॉल, ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की, यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेल्यूलोज। ठीक है, सो सेल्यूलोज क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि एक जो प्लांट होता है ना, उसकी बॉडी को स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर को क्या स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, सो आपने देखा होगा कि जो प्लांट होते हैं उनकी बॉडी कितनी हार्ड होती है। सो हार्डनेस उसी वजह से होती है कि जो उनका स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें वो सेल्यूलोज की, उनकी सेल वॉल जो होती है ना, वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसकी वजह से उनको स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ मिलती है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage and contraction of the content of the cell away from the cell wall. ठीक है, सो जहाँ पर जो प्लांट की सेल होती है ना, जब वो वाटर लूज़ करती है, मतलब ये आपने देखा होगा, ये पूरी एक सेल वॉल है और ये अंदर सेल है। ठीक है, सो ये जो सेल है ना, जो प्लांट के अंदर, ये क्या करेगी? जब वाटर लूज़ करेगी, ऑस्मोसिस का प्रोसेस आपने प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा। तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि जो ये ऑस्मोसिस के थ्रू जब ये जो सेल है वो वाटर को लूज़ करेगी, मतलब बाहर की तरफ भेज देगी अपने से, बाहर के एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या होगा कि ये जो सेल वॉल होती है ना, ये अभी तो पास में है, तो जब बाहर वाटर भेज देगी तो किसी भी चीज़ से वाटर निकलता है तो वो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाती है। श्रिंक हो जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है कोई भी चीज़। तो ये क्या होगा? वॉल सेल जो है सिकुड़ जाएगी। तो ये क्या होगा? ये सेल वॉल है और ये सेल है। ठीक है, यहाँ पर तो अभी पास में है और ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो अंदर सेल थी वो क्या है? श्रिंक हो गई। तो ये जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है? ये फिनोमिना क्या कहलाएगा? प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, ये फिनोमिना प्लाज्मोलाइसिस कहलाएगा। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। ये रायो जो लीव होती है, रियो जो लीव होती है, उस लीव पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा गया है, जो मैंने आपको बताया कि ऑस्मोसिस के थ्रू उस प्लांट की सेल से क्या है? वाटर बाहर की तरफ चला गया। तो इस एक्टिविटी से हमारे को क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिली? इससे ये पता लगा कि जो भी लिविंग सेल्स होती है ना, उसी के अंदर क्या है कि ये जो प्रोसेस था, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस था ना, ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है? सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही होता है। जो डेड सेल्स होती है ना, ये जो डेड सेल्स होती हैं, उनके अंदर ऑस्मोसिस नहीं होता है। ठीक है, नाउ जो सेल वॉल होती है ना, वो क्या करती है? जो भी प्लांट है, फंगाई है या बैक्टीरिया है, तो ये जो सेल वॉल्स होती है ना, ये क्या करती हैं कि ये सेल वॉल करती हैं कि जो भी हमारे ये प्लांट्स बैक्टीरिया होते हैं ना, तो इनको क्या फटने से बचाती है। लाइक ये जो फटना होता है ना, जब जो हमारी सेल होगी इसके अंदर वाटर खूब सारा भर जाएगा, तो वो क्या फूल जाएगा काफ़ी। तो जब वो फूल जाएगा तो हमारा ये हमने पढ़ा था, ये सेल वॉल होती है और ये हमारी सेल होती है अंदर। तो जब ये फूल जाएगी तो बिल्कुल इसके सेल वॉल के क्या टच हो जाएगी। ठीक है, तो टच हो जाएगी, लेकिन ये क्या है? जो सेल वॉल होती है ना, ये इसको प्रोटेक्ट करती है ताकि ये जो अंदर का हमारा सेल है ना, वो फूटे नहीं। ठीक
ठीक है। सो जब सेल के अंदर वाटर भर जाता है तो सेल क्या स्वेल हो जाएगी, मतलब फूल जाएगी, ठीक है, और एक प्रेशर लगाएगी सेल वॉल पे, मतलब ये हमारी सेल वॉल है और ये सेल है, ठीक है। जब इसमें वाटर भर जाएगा तो ये बिल्कुल जो स्पेस होता है ना बीच का, इनके ये जो स्पेस है ये बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये क्या है कि ये जो अंदर की सेल है उससे क्या प्रेशर लगेगा इस सेल वॉल पे, ठीक है। तो ये जितना प्रेशर सेल लगाएगा सेल वॉल पे उतना ही प्रेशर सेल वॉल भी लगाएगा किस पे, सेल पे, ठीक है। तो एक दूसरे क्या करेंगे, एक दूसरे पे प्रेशर लगा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि अब ये जो सेल वॉल होती है ना ये प्रोटेक्ट करके रखती है, ताकि ये जो अंदर की सेल है वो बर्स्ट नहीं हो जाए, फूट नहीं जाए, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जितनी भी ये वॉल्स होती हैं ना, जो सेल वॉल होती है, ये क्या करती है कि अलग अलग चेंजेस जो होते हैं सराउंडिंग्स के अंदर, लाइक हमारे पेड़ है वो गर्मी, बरसात, धूप में, सर्दियों में, सब में एज इट इज़ रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो इसी वजह से होता है, सेल वॉल की वजह से, क्योंकि सेल वॉल उनको क्या प्रोटेक्ट करके रखती है। नाउ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है कि न्यूक्लियस हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था प्रीवियस वीडियो के अंदर, ऑनियन के जो ट्रांसपेरेंट लेयर थी उसको लेकर हमने माइक्रोस्कोप से देखा था। तो वो हम अगर डायरेक्टली देखेंगे तो हमारे को उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है वो हमें पता नहीं लगती है। तो इसीलिए हमने क्या करा था, उसके ऊपर ये जो आयोडीन का सोल्यूशन होता है ना वो डाला था, एंड उसके बाद हमने उसको देखा। तो आयोडीन का सोल्यूशन डालने से क्या होता है कि जो लेयर होती है ना, जब वो आयोडीन का सोल्यूशन हम उस पर डालेंगे तो जो उसके अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे ना वो अलग अलग कलर्स के अंदर हमें दिखने लग जाएंगे। तो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कलर, सॉरी कौन सा कंपोनेंट ये है या कौन सा कंपोनेंट क्या है, ठीक है। According to their chemical composition, different region of cell get color differently, ठीक है। तो वो जिस तरीके से अलग अलग केमिकल्स किसी भी सेल के अंदर होते हैं, जब वो आयोडीन से रिएक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ कलर के फॉर्म के अंदर वो उसमें दिखने लग जाएंगे, ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। सो इस प्रोसेस के लिए चाहे तो हम आयोडीन्स का सोल्यूशन भी ले सकते हैं या फिर सैफरेन का भी सोल्यूशन ले सकते हैं, या फिर मेथाइलिन ब्लू का भी सोल्यूशन हम ले सकते हैं। जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, इसके अंदर क्या है, डबल लेयर कवरिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। लाइक अगर हमारा ये न्यूक्लियस है तो इसके ऊपर एक और कवरिंग होगी, तो कवरिंग, इस कवरिंग को क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहेंगे। जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है ना उसके अंदर पोर्ट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे से छेद होते हैं, ताकि क्या हो सके कि ताकि ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसके यहाँ आसपास या फिर इसके अंदर जो भी हमारा फ्लूइड भरा हुआ रहता है वो क्या है, यहाँ से बाहर निकल सके, या फिर बाहर का कुछ है वो अंदर आ सके, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, पोर्ट्स होते हैं इसके अंदर, ताकि जो मटेरियल्स होते हैं ना इनसाइड और आउटसाइड न्यूक्लियस के वो आ जा सकें। मतलब ये जो मटेरियल क्या है, ये मटेरियल क्या, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स which are visible as rod shaped structure only when the cell is about to divide, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस जो होता है हमारा, उसके अंदर क्या होंगे, अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो बिल्कुल स्ट्रेट रॉड शेप के होते हैं, इस तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं स्ट्रेट, ठीक है। लेकिन ये हमें कब दिखते हैं, जब जो सेल का डिवीज़न होने वाला होता है ना, तभी हमारे को ये क्रोमोसोम्स दिखते हैं। नाउ जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये क्रोमोसोम्स क्या है, इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसे होता है कि इनके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे, चाहे प्लांट का हो चाहे फिर ह्यूमन बॉडी हो, उनकी कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्रोमोसोम की हेल्प से। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, क्या है, पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। चाहे अगर ये जो पेरेंट है, हमारे जो भी पेरेंट्स हैं, तो उनके जो क्रोमोसोम्स होंगे ना वो हमारे अंदर आएंगे। तो किस फॉर्म के अंदर ये क्रोमोसोम होते हैं, डीएनए के फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एसिड,
ठीक है। सो क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। ठीक है। सो ये जो डीएनए होता है ना, डीएनए के अंदर क्या है? डीएनए इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखता है, मतलब उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है पेरेंट की या फिर जो भी जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है। ठीक है। फंक्शनल स्टेटमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं ना डीएनए के, उनको हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। In a cell which is not dividing, this DNA is present as part of chromatin material. जब जो सेल होती है वो डिवाइड नहीं हो रही होती है ना, तो उसके अंदर जो ये जो डीएनए होता है ना, ये क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है। ये क्रोमेटिन मटेरियल जो जब ये डिवाइड होने लगता है ना, तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ना, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। जब हमारी सेल जो होती है वो डिवाइड होने वाली होती है ना, तो ये जो क्रोमेटिक मटेरियल होता है, तो ये जो थ्रेड होता है ना, ये आपस में ऐसे जॉइंट हो जाते हैं। ठीक है। ये ऐसे जॉइंट हो जाएंगे ताकि क्या बना सकें? एक क्रोमोसोम बना सकें। सो जब रिप्रोडक्शन होता है ना, तो रिप्रोडक्शन के अंदर न्यूक्लियस का क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। जब भी कोई सिंगल सेल जो होती है, जब वो डिवाइड होने वाली होती है ना, तो वो क्या बनाती है? एक सिंगल सेल डिवाइड होकर क्या बना लेती है? दो नई सेल बना लेती है। ठीक है। लाइक ये एक सिंगल सेल है, जब ये डिवाइड होगी ना, तो ये क्या, इससे दो सेल और बन जाएंगी। ठीक है। इट ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट, it determining the way the cell will develop and what form it will exhibits maturity by directing the chemical activities of cell. जो हमारी सेल होती है ना, वो क्या करती है कि सॉरी जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, वो क्या करता है कि हमारा ये जो हमारी सेल होती है ना, उसके डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ ये क्या करता है? जो हमारी सेल की जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है ना, उसको भी डायरेक्ट करता है, उसको भी कंट्रोल करता है ये। ठीक है। एंड जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे, बहुत ज़्यादा, लाइक बैक्टीरिया हो गए, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके अंदर ये जो सेल होती है ना, वो बहुत छोटी सी होती है, बहुत छोटी सी होती है। ठीक है। सो पुअरली डिफाइंड होती है ड्यू टू, किस वजह से होती है? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है। तो ये जो बैक्टीरिया, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना छोटे वाले, इनमें क्या है? ये मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये प्रेजेंट ही नहीं होती, तो सिर्फ न्यूक्लियस ही होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि बहुत छोटा सा होता है ये। Such an undefined nucleus region containing only nucleic acid is called nucleus. अब ये जो न्यूक्लियस है, सिर्फ इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस एसिड भरा हुआ होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, whose cells lack a nucleus membrane are called prokaryotype. ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटाइप। ठीक है। ये प्रोकैरियोटाइप कहते हैं। ठीक है। और ऑर्गेनिजम्स विथ सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड कॉल यूकैरियोटाइप। ठीक है। सो ऐसे सेल्स जिनके बाहर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, उनको हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटाइप कहते हैं। सो ये जो प्रोकैरियोटाइप सेल्स होते हैं ना, जिनके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है, उनके अंदर क्या है कि और भी कई ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट नहीं होते हैं। बट जो यूकैरियोटाइप होते हैं ना, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कहीं ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोटाइप में प्रेजेंट नहीं होते हैं। मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनल्स आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है। सो जब उनके अंदर ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, ऑर्गेनल्स मैंने आपको बताया था कि जितने भी उनके कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सेल के, जब वो सेल के कंपोनेंट्स ही नहीं होंगे, तो वो परफॉर्म भी क्या करेगा? मतलब उनके काम भी क्या है? बहुत पुअरली होंगे, मतलब बहुत होंगे ही नहीं, ना के बराबर काम होंगे। ठीक है। सो साइटोफिल
So the chlorophyll in photosynthetic prokaryotype bacteria is associated with membranes, vessels, but not with plastids as in eukaryotype सेल्स. ठीक है. सो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कभी भी फ्रीली नहीं होते हैं. आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो इनका रिप्रोडक्शन होता है वो भी किसी और बॉडी के ऊपर होता है. ठीक है. तो ये जो अकेले कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं. तो ये पूरी तरीके से क्या है, किसी और पे डिपेंड होते हैं. वो इसीलिए होते हैं क्योंकि इनका जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है ना सेल का, वो पुअर होता है, मतलब उनके ऑर्गेनल्स ही नहीं होते हैं. तो इसीलिए ये जब किसी और बॉडी पे जाते हैं ना, तब उनका जो एग्जिस्टेंस होती है ना, वो पता लगती है कि ऐसा कुछ है. ठीक है. क्योंकि वहाँ पे वो जाके क्या करेंगे, अपनी सेल को क्या डिवाइड करते हैं. नाउ हमारा है नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म. ठीक है. तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म आपने पढ़ा था, लाइक हमारा ये सेल है, ये सेल वॉल है. ठीक है. और ये हमारी अंदर इसके सेल है. ठीक है. तो ये जो सेल है ना, इसके अंदर आपने देखा है बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं. मैंने आपको बताया था एक सेल जो होती है वो अलग अलग चीज़ों से मिलके बनी होती है. ठीक है. सो ये ऑर्गेनल्स आपने देख ली. अभी ये जो इनके बीच में जितना भी खाली स्पेस है, ये आप देख सकते हैं ना, ये जितना भी खाली स्पेस है, ये जो खाली स्पेस होता है ना, ये क्या होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, एक लिक्विड सा भरा होता है. इस लिक्विड को ही हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है. सो जब हमने ऑनियन पील लिया था, हमने ऑनियन का छिलका लिया था, लेयर ली थी एक पतली सी, उसको हमने क्या माइक्रोस्कोप से देखा था. तो माइक्रोस्कोप से देखने से पहले हमने उसको आयोडीन के अंदर रखा था. तो हमने क्या बोला था कि जितने केमिकल कंपोजिशन होती है उस हिसाब से क्या है, वो अलग अलग कलर्स के अंदर दिखने लग जाते हैं. जैसे ये हमारी सेल है, सेल के अंदर क्या होगा, हल्का हल्का सा कुछ कलर के अंदर कुछ हमें दिखेगा, लिक्विड सा. तो ये जो लिक्विड होता है ना, ये क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है. द साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या होगा, हमारा क्या भरा हुआ होगा, साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा, जिसके अंदर क्या होंगे, हमारे कई सेल ऑर्गेनल्स होंगे. हर एक जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन. जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, ये भी क्या है, एक मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं. मेम्ब्रेन मतलब एक लेयर से कवर रहते हैं. लाइक जो भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे, जितने भी होंगे, तो वो भी क्या होगा, एक सेल मेम्ब्रेन से एक मेम्ब्रेन से क्या होंगे, कवर होंगे. जो प्रोकैरियोटाइप होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर ऑर्गेनल्स ही नहीं प्रेजेंट होते हैं. कई ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट ही नहीं होते हैं. लेकिन जब हम यूकैरियोटाइप की बात करें ना, तो उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर भी जो हमारा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के जैसे ये पूरा सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है. तो ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के बाहर भी एक सेल मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होगी. और जितने भी कंपोनेंट है, अलग अलग ऑर्गेनल्स जिनको हम कहते हैं इसके, तो उन ऑर्गेनल्स के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होगा. ठीक है. तो ये क्या होता है, मेम्ब्रेन कहते हैं इनको. तो सारे ऑर्गेनल्स जो है वो एनक्लोज्ड होते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू.